ऑफिशियल चैनल ऑफ एस चांद एकेडमी। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आऊं दोस्तों एक वीडियो सोल्यूशन, एक शानदार वीडियो सोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। दोस्तों इंग्लिश अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज बन गई है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, भले ही आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से या कोई और मीडियम से। इंग्लिश अपने आप में चैलेंज इसलिए है क्योंकि इसकी ग्रामर की बारीकियां समझनी पड़ती है, वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है और बहुत सारी चीजें सर्टेन नहीं रहती। सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने आता है एक अच्छी बुक का, कि एक अच्छी बुक मिलनी चाहिए। और वो अच्छी बुक दोस्तों आपके लिए एस चांद पब्लिकेशन कितने ही वर्षों से लेकर आया है, जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। एक इतनी शानदार किताब जो ऑब्जेक्टिव इंग्लिश किसी भी एग्जाम के लिए, अगर आप आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप इंश्योरेंस की तैयारी कर ररे हैं, यूपीएससी की कर रहे हैं, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं और जहां इंग्लिश ऑब्जेक्टिव में आती है वहां ये बुक काम आती है। 27 चैप्टर्स हैं टोटल इसके, और सारे चैप्टर्स अपने आप में एक से बढ़कर एक हैं। उन चैप्टर्स के वीडियो सोल्यूशन के लिए मैं यहां पे आज आपको एक ऐसा वीडियो सोल्यूशन जहां पे हमने थ्योरी को बताया और उसके बाद उसके कॉन्सेप्ट को समझाया और फिर बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए। दोस्तों अपने आप में इस बुक को अगर एक बहुत अच्छा इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक कहा जाए तो कम नहीं होगा। उस क्वेश्चन बैंक को कैसे सॉल्व करें, उसके इनोवेटिव आइडिया के लिए क्यूआर कोड से आप सीधा पहुंच जाते हैं सीधा उस चैप्टर पे और चैप्टर के क्वेश्चंस को करते हैं। तो आज कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, लिए चलते हैं आपको। So here we are on chapter number 26। दोस्तों चैप्टर नंबर 26 तक आ चले हैं हम। धीरे धीरे चैप्टर सारे समाप्त होने को जा रहे हैं। किस तरीके से आप इसे देखते हैं दोस्तों, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जहां पे आप लगातार प्रैक्टिस करते चले जाइए, प्रैक्टिस करते चले जाइए। बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रैक्टिस करते चले जाइए। जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना ज्यादा आपका नॉलेज गेन होता रहेगा। जितना ज्यादा नॉलेज गेन होगा वो आपको कॉन्फिडेंस देगा। इंग्लिश में कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। चलिए लिए चलता हूं मैं चैप्टर नंबर 26 पे, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन कैसा चैप्टर है ना दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा चैप्टर है जहां पे आपको यूं समझ लीजिए कि एक दो सेंटेंसेस हैं, उनको ट्रांसफॉर्म करके एक सिंगल स्टेटमेंट बनाना, एक सिंगल सेंटेंस बनाना है। और सबसे बड़ी बात, आपको कोई ना कोई कंजंक्शन ऑप्शन में गिवन होगा। यू हैव टू फाइंड आउट कि उनमें से कौन से वाले स्टेटमेंट से आप ट्रांसफॉर्म करके एक सिंगल स्टेटमेंट बना सकते हैं। चलिए चेक करते हैं दोस्तों किस तरीके से हम करेंगे। प्रैक्टिस सेट एक ही है, बैंक पीओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन का पहले डायरेक्शंस पढ़ लेते हैं। इन ईच क्वेश्चन बिलो देयर आर टू सेंटेंसेस, दो सेंटेंस दे रखे हैं। दीज टू सेंटेंसेस आर टू बी कंबाइंड इनटू वन सेंटेंस। सीधी सी बात है, दो सेंटेंस दे रखे हैं, आपको एक सिंगल सेंटेंस बनाना है। which should convey the same meaning as conveyed by the two sentences। वहां पे जो दो अलग अलग सेंटेंस मैसेज दे रहे थे, आपको जो बात कह रहे थे, वही बात वो एक सिंगल सेंटेंस में हो जानी चाहिए। यानी मैसेज शुड बी सेम, मस्ट बी सेम, ऐसा समझ लीजिए आप। It is possible to combine the pair of sentence in various different ways. Beginnings of these such sentences is given below each pair of sentence. You have to find out which 1, 2, 3 or none of them is correct. Appropriate and logical way to combine the pair of sentences into a sentence to convey the same meaning as conveyed by the two sentences. देखिए बहुत सिंपल बात में कह रहा है कि दोस्तों इसको आज के मॉडर्न भाषा में कहते हैं स्टार्टर्स। स्टार्टर्स का मतलब यह है कि दो अलग अलग स्टेटमेंट दे रखे हैं, उन दोनों को कनेक्ट किया जा रहा है, कंबाइन किया जा रहा है, कंजंक्शन के साथ जोड़ा जा रहा है। आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि बॉस अगर मैं ये दो अलग अलग सेंटेंस लिखूं और इन दोनों को वापस एक सिंगल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करूं, तो आपको सिर्फ ये बताना है कि अगर मैं सिंगल स्टेटमेंट को कन्वर्ट करके सेंटेंस की शुरुआत ऐसी रखता हूं तो क्या आपको लगता है ये दोनों सेंटेंस आपस में कनेक्ट हो पाएंगे। बस उतना ही पूछा है, क्योंकि कनेक्ट तो हो पाएंगे लेकिन उनका मीनिंग सेम होना चाहिए। जो वो बात कन्वे कर रहे हैं सेम बात कन्वे होनी चाहिए, राइट। तो इसको किस तरह से करेंगे देखिएगा। द बॉय गॉट हिज लेग बैडली इंजर्ड। जो ये लड़का है ना, उसके पैर पे इंजरी लग गई, बोले तो चोट लग गई बहुत बुरी तरीके से, बैडली। और दूसरा कह रहा है ही वॉज प्लेइंग हॉकी। हॉकी खेल रहा था, बॉय को लग गई।
यानी ऐसा कुछ कनेक्शन आपको ढूंढना पड़ेगा। While the boy was, अब देखिए ऐसा है ना, एग्जैक्ट, ऐसा है ना, एग्जैक्ट सेंटेंस बने ना बने, आप ये सोचिए मोटा मोटा, बहुत ज्यादा ग्रामर पे कंसंट्रेट नहीं करते हुए कि यार इसके बाद वॉज आएगा कि वर आएगा कि क्या आएगा। आपको ये देखना होगा कि ये जो ऑप्शन से सेंटेंस कनेक्ट हुआ है, हिंदी में ही सही क्या इसे आप एक सिंगल स्टेटमेंट बना रहे हैं, बस उतना सा करना है दोस्तों। इसीलिए आपके लिए ये वीडियो सोल्यूशन लाए हैं। एग्जैक्टली वैसा नहीं करना है जैसा आप सोचते हैं। कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिक, कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई एक नया वे आपको दे रहे हैं इस वीडियो सोल्यूशन के माध्यम से, सो दैट आप एग्जाम में उसको अच्छे से कर पाए। वाइल द बॉय वॉज, अब ये ऐसा लग रहा है ना, वाइल द बॉय वॉज प्लेइंग हॉकी द ही गॉट हिज लेग बैडली इंजर्ड, बिल्कुल इससे बन सकता है। वाइल प्लेइंग हॉकी ही गॉट द बॉय, समझे हो गया। तो इससे भी शुरू हो सकता है, मतलब वाइल द बॉय, वाइल यानी के दौरान, तो हम कहना चाह रहे हैं यार बॉय जब हॉकी खेल रहा था ना उस दौरान उसको लग गई, जब वो खेल रहा था उसके दौरान उसको लग गई, यानी ए और बी से तो डेफिनेटली सेंटेंस शुरू हो सकता है। तीसरा कह रहा है सिंस हिज लेग वाज, मतलब चूंकि उसका लेग जो है बहुत बुरी तरीके से चोट हो गया था, वो तो वो हॉकी खेल रहा था। अब सोचो जरा कि लेग से चोट लगी और इस कारण से हॉकी खेल रहा था, ऐसा तो नहीं होगा। यानी ए और बी ओनली आपके सेंटेंस को कनेक्ट कर पाएंगे, एक सिंगल स्टेटमेंट बना पाएंगे, केवल ए और बी इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ए एंड बी ओनली? यस, वी हैव द आंसर डी, यही सही आंसर होगा। और आपको एक छोटा छोटा ऐसे कहते हैं मोटा मोटा एक हिंट मिला किस तरीके से करना है। मैं फिर कह रहा हूं, हमें कंप्लीट स्टेटमेंट बनाना नहीं आएगा ना तो भी चलेगा। फिर से बोल रहा हूं, अगर कंप्लीट स्टेटमेंट बनाना नहीं आएगा तो चलेगा। हमारा मुख्य उद्देश्य है आंसर सही करना। बस आपको यह समझ में आना चाहिए कि अगर ये वाइल से शुरू होता है तो क्या आप हिंदी में भी उसे कनेक्ट कर पा रहे हो, बस उतना देख लो। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है दोस्तों, यू आर ड्रंक दैट एग्रीवेट्स योर ऑफेंस। यू आर ड्रंक, तुम पिए हुए हो, तुम पियक्कड़ हो, तुम भैया टुल्ली हो, या यूं कह दो आप अभी नशे में हो, ये ऐसा कहना चाह रहा है। दूसरा कह रहा है दैट एग्रीवेट्स योर ऑफेंस, और उससे तुम्हारे ऑफेंस और ज्यादा बढ़ जाता है, खराब हो जाता है, चीजें और ज्यादा खराब हो जाएंगी भैया मेरे। ऑफेंस का मतलब है कोई ना कोई गुनाह किया है तुमने और गुनाह को बढ़ा रहा है और खराब कर रहा है, राइट। तो भैया यहां पे देखते हैं, as you are drunk that aggravates, एक्चुअली क्या है कि as you are से शुरू तो हो सकता है बट that से कनेक्ट होना थोड़ा मुश्किल है। सेकंड कहता है that you are drunk aggravates your offense, बिल्कुल सीधा कनेक्ट हो जाएगा। ये जो that है ना यहाँ पे, उसका मतलब यहाँ पे इस that का मतलब जो है वो because से निकल के आएगा, तो ये तो पॉसिबल है। और सी कह रहा है what aggravates your offense is you are drunk, क्या चीज एग्रेवेट कर रही है तुम्हारे इसको, वो ये है कि तुम ड्रंक हो। यानी बी और सी से डेफिनेटली बन रहा है, यानी आंसर हो जाएगा आपका बी एंड सी। इसी तरीके से आपको देखना है कि क्या ये दो सेंटेंस कनेक्ट हो पा रहे हैं। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, देखते हैं दोस्तों। ही वर्कड हार्ड, उसने हार्ड वर्क किया, उसने कड़ी मेहनत करी, उसने बहुत टफ काम किया, राइट। ही डिड नॉट सक्सीड, वह सफल नहीं हो पाया। दोस्तों सक्सीड जो है ना वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये हमेशा ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए, तो हम कहना चाह रहे हैं उसने हार्डवर्क किया, उसको सफलता नहीं मिली, वह नहीं जीत पाया, वह विजय नहीं बना, सफल नहीं हुआ। ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि, हालांकि उसने हार्डवर्क किया लेकिन सफलता नहीं मिली, यानी हालांकि से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। यद्यपि कहते हैं ना, यद्यपि हालांकि, यानी कि वो कहना चाह रहा है हालांकि उसने काम तो बहुत टफ किया, उसने वर्क हार्ड तो किया लेकिन सफलता नहीं प्राप्त कर पाया, तो ए तो डेफिनेटली होगा ही होगा। बी कह रहा है नॉट विद स्टैंडिंग। दोस्तों एक्चुअली क्या है, नॉट और विद में गैप नहीं आएगा, स्टैंडिंग और विद में गैप नहीं आएगा, एक सिंगल स्टेटमेंट बनेगा, सिंगल वर्ड बनेगा, नॉट विद स्टैंडिंग। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है डिस्पाइट, कि उसके हार्ड वर्क के बावजूद
वह सफलता हासिल नहीं कर पाया। बन सकता है ना भाई, डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, इन स्पाइट ऑफ डूइंग दिस हार्ड वर्क, ये भी पॉसिबल है। यानी कुल मिला के ए और बी से तो सेंटेंस बन ही पा रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तीसरा कह रहा है बिसाइड्स वर्किंग, यानी के साथ साथ, इन एडिशन टू, भैया वर्किंग हार्ड करने के साथ साथ वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाया, थोड़ा बोलने में अटपटा सा है। यानी ए एंड बी तो दोनों कनेक्ट होंगे ही होंगे, और इसका आंसर बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा क्योंकि ए और बी से कनेक्ट हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? यू रन फास्ट, तुम तेज दौड़ते हो। प्रेजेंट सिंपल है, यू रन फास्ट, तुम तेज दौड़ते हो। यू कैन विन द रेस, तुम रेस जीत सकते हो। तुम तेज दौड़ते हो, तुम रेस जीत सकते हो, सीधी सी बात है ना। अब इसमें बिकॉज आ सकता है, एज आ सकता है, ये आपके दिमाग में पहले ही ऐड होना शुरू हो जाएगा कि क्या क्या चीजें आ सकती हैं। पहला कह रहा है प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड का मतलब होता है कि ऐसा दिया गया है, प्रोवाइडेड यू रन फास्ट यू कैन विन द रेस। भैया अगर ये ऐसा है कि तुम अगर तेज दौड़ते हो तुम डेफिनेटली जीत सकते हो, सिंपल है ना। तो पहले वाले से तो कनेक्ट हो रहा है मेरे भाई। दूसरा कह रहा है इन केस तुम तेज दौड़ते हो तुम जीत सकते हो, यानी ये भी कनेक्ट हो रहा है ना, अगर ऐसा केस होगा तो तुम जीत जाओगे, सिंपल है। और ये अगर वाले का ही तीसरा है, सपोजिंग दैट कि तुम तेज दौड़ते हो तो तुम जीत सकते हो, सिंपल। तो मुझे लग रहा है तीनों से ही कनेक्ट हो रहे हैं सेंटेंस, तीनों से ही सेंटेंस शुरू हो सकते हैं। तीनों का ऑप्शन है क्या हमारे पास? यस वी डू हैव ए बी एंड सी। इसका आंसर हो जाएगा ई फॉर एलिफेंट। यानी हम कहना चाह रहे हैं तीनों से सेंटेंस शुरू हो सकता है, तीनों से जो शुरू हुआ सेंटेंस वैलिड है, लॉजिकल है और अप्रोप्रिएट है। तो तरीका आपको समझ आ गया होगा। एक्चुअली आपको सेंटेंस का सेंस समझना है, क्या ये विरोध में है, क्या ये कारण बता रहा है, क्या ये सीधी सीधी बात कर रहा है, ऐसी चीजों को अपने को समझना है। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के लिए है, यू विल नॉट रिकवर फास्ट, तुम तो रिकवर कर ही नहीं सकते। रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग, रिफ्रेन फ्रॉम, दोस्तों रिफ्रेन फ्रॉम का मतलब है दूर रहना। कोई आपकी बुरी आदत है उससे दूर रहने के लिए आता है रिफ्रेन फ्रॉम। कोई अभी आपके सामने चीज है उससे दूर रहने के लिए आता है एब्सटेन फ्रॉम। रिफ्रेन यानी कोई आपकी हैबिट से दूर रहने की बात हो रहा है। यहां नोट करने वाली बात है दोस्तों, रिफ्रेन और एब्सटेन दोनों के साथ फ्रॉम ही आता है। रिफ्रेन और एब्सटेन दोनों के साथ ही फ्रॉम आता है। तो अब सेंटेंस बोल रहा है तुम रिकवर नहीं कर सकते तेज, तुम ठीक नहीं हो सकते जल्दी। रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग, भैया अपने स्मोकिंग से दूर रहो, धूम्रपान से दुश्मनी बना लो, दोस्ती से मत बनाओ, राइट। अब देखते हैं इसका क्या आंसर हो सकता है या कौन कौन से कनेक्ट हो जाते हैं, देखिए जरा। तो दोस्तों अब हमें चेक करना है। पहला कह रहा है अनलेस यू रिकवर। दोस्तों अनलेस तो बहुत अच्छा स्टार्टर बन सकता था, अनलेस से सेंटेंस शुरू हो सकता था, लेकिन अनलेस यू रिकवर फास्ट से नहीं होता, अनलेस यू रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग से होता। भाई अगर तुम रिकवर नहीं हो सकते तो भैया रिफ्रेन कर दो, नहीं उल्टा, अगर तुम रिफ्रेन कर देते हो स्मोकिंग, मतलब ये कह रहा है कि अगर तुम रिफ्रेन नहीं करते हो तुम रिकवर नहीं हो सकते हो। यानी अनलेस तक ठीक है, यू भी ठीक है, यू के बाद ये आना चाहिए था पार्ट, वो वाला पार्ट नहीं आना चाहिए था। अनलेस इसके साथ जुड़ना चाहिए था, इसके साथ नहीं जुड़ना चाहिए था। बहुत अच्छा स्टार्टर यानी कि शुरुआत दे सकता है अनलेस इन दोनों सेंटेंस को कनेक्ट होने के लिए, लेकिन रिकवर शब्द के साथ नहीं चलेगा। दूसरा कह रहा है इफ यू वांट टू रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग, मतलब तुम अगेन देखो, अनलेस और इफ जो है ना दोनों एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं। अनलेस का मतलब है कि अगर ऐसा नहीं करते, और ये कह रहा है कि अगर तुम ऐसा करते हो, तो दोनों ही अगर वाली बात तो कर रहे हैं। लेकिन यहां पे कह रहे वांट टू रिफ्रेन, अरे इफ यू रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग होता तो शायद हम सेंटेंस बनाते कि इफ यू रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग यू विल रिकवर फास्ट, ऐसा भी पॉसिबल था। यानी दूसरा भी अब तो गलत हो गया है, वांट तो आएगा नहीं। इन स्पाइट ऑफ रिफ्रेनिंग, इन स्पाइट ऑफ यानी के बावजूद, कि अगर तुम रिफ्रेन स्मोकिंग कर लेते हो उसके बावजूद तुम रिकवर नहीं हो सकते, तो और उल्टा चला जाएगा। यानी पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया और तीसरा तो सरासर गलत हो गया। सो तीनों ही इनकरेक्ट हैं। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास? देखिए नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, यानी कि इस बार स्टार्टर तो सही मिले लेकिन सेंटेंस सही कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर कह रहा है यू मे बी इनोसेंट आई डू नॉट नो।
तुम मासूम हो सकते हो, तुम इनोसेंट हो सकते हो, तुम निर्दोष हो सकते हो। इनोसेंट के लिए, निर्दोष के लिए भी आता है। आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम है, मैं नहीं जानता, तुम हो सकते हो, शायद नहीं भी हो सकते हो, मुझे तो ऐसा डाउट है इस बात पे, राइट? ओके, सो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर ए पे, ऑप्शन नंबर ए पे। ये कह रहा है आई डाउट। दोस्तों इस बात पे डाउट तो है, डाउट तो है, लेकिन डाउट से सेंटेंस शुरू नहीं कर सकते। उसके इनोसेंट होने पे डाउट नहीं कर रहे हम, ये तो अपने डाउट की बात कर रहे हैं कि यार तुम हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हो, लेकिन उसके इनोसेंट होने पे डाउट नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं कि तुम हो सकते हो, मुझे मालूम नहीं है, यानी फर्स्ट तो रॉन्ग हो गया ना। सेकंड कह रहा है आई डू नॉट नो वेदर यू आर या वेदर ही इज इनोसेंट और नॉट, ऐसा कुछ एक सेंटेंस बन सकता है। कुल मिला के बी से सेंटेंस शुरू हो सकता है, मुझे नहीं पता वो इनोसेंट हो सकता है। तीसरा कह रहा है दैट ही इज से तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा, मे बी शायद फिर भी हो सकता है। सो सी तो बिल्कुल गलत हो गया, ए बिल्कुल गलत हो गया, ओनली बी का ऑप्शन है। सो ओनली बी का ये रहा, देखिए ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, धराधन धनाधन करते जा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को बहुत आराम से समझ रहे हैं, और यही आपको करना है एग्जाम में। कोई जल्दबाजी काम नहीं आएगी। आप एक स्टेटमेंट को पढ़िए, दूसरे स्टेटमेंट को पढ़िए, ऑप्शन पढ़ते जाइए। जब आप स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं ना, तो उनका एक 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 रफ मीनिंग निकाल लीजिए, उससे आइडिया लग जाएगा कि यार कुछ चीजें के बावजूद से बनेंगी, क्योंकि से बनेंगी, रीजन दे रखा है, क्या चीज हो रखी है, वो सेंटेंस में समझ आएगा। ही फिनिश्ड हिज एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है उसने अपनी एक्सरसाइज पूरी कर दी। ही पुट अवे हिज बुक्स, और फिर अपने बुक रख दी भैया साइड में। अब बाद में रखोगे ना, उसने अपनी एक्सरसाइज पूरी करी और किताबों को भैया साइड में रख दिया। पुट अवे यानी साइड में रख देना। तो अब कौन सा आंसर होगा, कौन सा कनेक्टर होगा, वो समझने की कोशिश करते हैं। ओके, हैविंग फिनिश्ड यानी करते हुए, या उसने करी उसके बाद की बात हो रही है। सो हैविंग फिनिश्ड हिज एक्सरसाइज, फिनिश कर लिया उसने एक्सरसाइज और किताब रख दी, यानी ए से तो सेंटेंस कनेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है ना। आप सोचिए जरा, हैविंग फिनिश्ड, ऐसा करते हुए उसने किताबें रख दी। सेकंड कह रहा है एज ही फिनिश्ड, एज ही यानी जैसे ही उसने फिनिश करी। अब एक्चुअली बी आ रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, जैसे ही उसने ये किया उसने कर दिया, ये थोड़ा सा नहीं हो पाएगा। हाँ, सी पॉसिबल है, फिनिशिंग इज एक्सरसाइज। एक्चुअली क्या हो रहा है, ये करने के बाद वो हो रहा है, ये करने के बाद हो रहा है, ये उसी समय हो रहा है जैसा सेंटेंस में आ नहीं रहा है, उसका मीनिंग थोड़ा सा बदल जा रहा है, तो बी गलत हो गया। ए और सी अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। हैविंग फिनिश हो सकता है, फिनिशिंग इज वर्क, फिनिशिंग इज एक्सरसाइज, ही पुट अवे हिज बुक्स, यानी ए एंड सी जैसा कोई ऑप्शन ये रहा, देखिए डी। ए एंड सी इसका आंसर हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही इज पुअर ही इज हैप्पी, वो गरीब है और वह खुश है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना यार, क्योंकि वो गरीब है इसलिए वो खुश है। हाँ, ऐसा कह सकते हो के बावजूद, गरीब होने के बावजूद वो खुश है, या आप कह सकते हो हालांकि वो गरीब है लेकिन वो खुश है। तो ऐसे कुछ दो आपस में कनेक्ट करते हुए स्टेटमेंट देखने हैं आपको। दोस्तों पहला ऑप्शन कह रहा है डिस्पाइट, और मैंने कहा था ना बावजूद वाले ऑप्शन तो आएंगे आएंगे। डिस्पाइट ही इज पुअर ही इज हैप्पी, उसके गरीब होने के बावजूद वह खुश है ना। हो सकता है स्ट्रक्चर जो सेंटेंस का बन रहा हो वो शायद आगे पीछे बन रहा हो, बट ये पक्की बात है कि डिस्पाइट से सेंटेंस शुरू हो सकता है। दूसरा कह रहा है एडमिटिंग दैट, यह मानते हुए कि वो पुअर है। देखो ऐसा है ना, बहुत जरूरी है, जब तक आप उसको एडमिट नहीं करोगे, वह मानते हुए कि वह पुअर है फिर भी वो हैप्पी है, तो सेकंड से भी सेंटेंस शुरू हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड से कह रहा है कि ही इज पुअर इंडीड, वह सचमुच में गरीब तो है बट ही इज हैप्पी, लेकिन वो हैप्पी है, यानी कि सी से भी सेंटेंस शुरू हो सकता है। तीनों से ही हो रहा है, ए बी सी तीनों इसका आंसर हो जाएंगे। तीनों से आपने देखा कि सेंटेंस को हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला सेंटेंस बनाते हैं भाई। 9 नंबर क्या कह रहा है देखिएगा। ही हैज सम वीकनेस, उसकी कुछ वीकनेसेस हैं, यानी कि कुछ ना कुछ उसकी कमजोरियां हैं। ही इज द डार्लिंग ऑफ एवरीवन, उसकी कुछ कमजोरियां तो है लेकिन फिर भी वह सबका डार्लिंग है। डार्लिंग का मतलब है बहुत ही चहेता है,
तो दोस्तों ये अगेन दोनों मेल नहीं खा रहे ना भाई, वीकनेस होने के बावजूद लोग उसको चाहते हैं, यानी दोनों मेल नहीं खा रहे हैं सेंटेंस। जहां मेल नहीं खाते हैं वहां बट आ सकता है, ऑल्दो आ सकता है, डिस्पाइट आ सकता है, इंस्पाइट ऑफ आ सकता है। ऐसे सेंटेंसेस अपने को चेक करने होते हैं। तो क्वेश्चन में क्या आ रहा है, ए दो दो यानी हालांकि ही हैज सम वीकनेस, माना कि यानी कि ऐसा ऐसा उसकी वीकनेस तो कुछ तो है, हालांकि है तो सही, लेकिन ही इज डार्लिंग ऑफ एवरीवन, लेकिन फिर भी वो डार्लिंग तो सबका है, यानी चहेता तो सबका है, यानी ए तो बिल्कुल सही लग रहा है। और मैंने कहा भी था कि दो आपस में मेल नहीं खाते हुए स्टेटमेंट को जब जोड़ते हैं तो हालांकि से जोड़ सकते हैं, हाउएवर से जोड़ सकते हैं, बट से जोड़ सकते हैं, इंस्पाइट और डिस्पाइट से जोड़ सकते हैं। सेकंड में आ गया देखो, इन स्पाइट ऑफ हिज वीकनेसेस ही इज डार्लिंग ऑफ, यानी ये भी पॉसिबल है, यानी बी भी पॉसिबल है, ए भी पॉसिबल है, ये दोनों तो पक्के हैं। सी कह रहा है बिसाइड्स यानी के साथ साथ, कि भैया उसके वीकनेस होने के साथ साथ उसको सब पसंद कर रहे हैं, ऐसा स्टेटमेंट नहीं बनेगा, पॉसिबल ही नहीं है। सो ए एंड बी से आंसर आ रहा है। ए एंड बी में जो दे रखे हैं स्टार्टर्स, कनेक्टर्स, उससे ये सेंटेंस पूरा कनेक्ट हो जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आ जाएगा ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी, ये रहा। सी इसका आंसर हो जाएगा 9th का, सी इज द राइट आंसर। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। द चीफ गेस्ट अराइव्ड, भैया चीफ गेस्ट आ गया। द प्रोसीडिंग्स ऑफ द फंक्शन बिगेन, जैसे ही चीफ गेस्ट आया और प्रोसीडिंग्स यानी उसके कार्यवाही जो है फंक्शन की वो शुरू हो गई, काम शुरू हो गया, फंक्शन शुरू हो गया, ये कहना चाह रहा है। चीफ गेस्ट आया, फंक्शन शुरू हुआ। पहला कह रहा है हैविंग। अब हैविंग तो जनरली कोई चीज लेने से है, करने से है। सेंटेंस की शुरुआत इस वाले में नहीं हो पाएगी, हैविंग द चीफ गेस्ट अराइव्ड, नहीं, पहला वाला तो नहीं होगा। सेकंड वाला कह रहा है ओनली व्हेन द चीफ गेस्ट अराइव द प्रोसीडिंग, तो यानी सेकंड से तो हो सकता है ना। वो ये कह रहा है कि भैया केवल जब चीफ गेस्ट पधारे हमारा काम जो है वो शुरू हुआ, यानी कि बी बिल्कुल राइट है। सी कह रहा है द अराइवल। अब द अराइवल से सेंटेंस अगर मैं बनाऊं भी, द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट स्टार्टेड, नहीं, थोड़ा अजीब सा बन जाएगा। सो सी से कनेक्ट नहीं हो पाएगा, सी से सेंटेंस शुरू नहीं हो पाएगा, ओनली बी से हो रहा है। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ओनली बी, ये रहा देखिए बी। तो 10th का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और इसी तरीके से करना है दोस्तों आपको। मैं कम से कम 10 क्वेश्चन तो अभी करा चुका हूं, समझा चुका हूं कि आप किस तरीके से करेंगे। अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर क्वेश्चन के साथ दोस्तों आंसर मत देखिए, आंसर तो आपकी बुक में गिवन है ना। वीडियो सोल्यूशन क्यों है दोस्तों, वो इसलिए क्योंकि आपको एक अप्रोच पता चल रही है, किस तरीके से वहां पहुंचना है वो पता चल रहा है। चलिए मैं आगे लिए चलता हूं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ही कैन वॉक फास्ट, ही इज टॉल, सीधी सी बात है ना भाई, वह तेज चल सकता है, वह लंबा है, ठीक है ना। पहला कह रहा है ही इज टॉल बिकॉज ही कैन, अच्छा वो लंबा है क्योंकि वो तेज चल सकता है। अरे उल्टा बोल रहे हो ना, वह तेज चल सकता है क्योंकि वो लंबा है, ये तो बात समझ आती है। उल्टा कैसे चलेगा, वह लंबा है क्योंकि वो तेज चल सकता है। अरे भैया ऐसे थोड़ी होता है कि आप तेज चल सकते हो इसलिए आप लंबे हो गए, कैसे पॉसिबल है बताओ। फर्स्ट तो रॉन्ग हो गया भाई। बिकॉज, यस, बिकॉज ही इज टॉल, क्योंकि वो टॉल है इसलिए तेज चल सकता है, ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। बी सेंटेंस का स्टार्टर बन सकता है। सिंस ही कैन देते ही काम खत्म हो गया। देखो ये और ये करीब करीब बराबर ही हो गए। सिंस ही कैन वॉक फास्ट ही इज टॉल, ये तो बिल्कुल ही नहीं पॉसिबल है ना। आप ऐसा कैसे कह सकते हो। देखो कारण और परिणाम ये बहुत जरूरी है आपको समझना कि कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है। जब तक कॉज एंड इफेक्ट समझ नहीं आएगा ना, आप बिकॉज कभी लगा नहीं पाओगे, सिंस कभी लगा नहीं पाओगे। ये कॉज है, ये इफेक्ट है। ये जो पहला और दूसरा बना रहा है इसमें इसको कॉज बना रहा है, ये कॉज है और उसका इफेक्ट है कि वो टॉल हो गया। उल्टा नहीं चल सकता है। 11 का आंसर हो जाएगा ओनली बी। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ये रहा देखिए ओनली बी। 11th का बी हो जाएगा। चलिए और आगे चलना है हमें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिए साहब 12। ही इज शॉर्ट साइटेड अदरवाइज ही इज फिट फॉर द पोस्ट। शॉर्ट साइटेड है, शॉर्ट साइटेड यानी कि दूर की नहीं सोचता है। कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत दूर की सोच लेते हैं। सोचने से कह रहा है देखने वाला साइट नहीं है ये अभी आसपास का आजकल का देख लेगा, इसको परसों का कुछ पता नहीं है।
उसके बाद की ये प्लानिंग नहीं कर सकता, स्ट्रैटेजी नहीं बना सकता, शॉर्ट साइटेड है, और बाकी सब ठीक है, अदरवाइज ही इज फिट, बाकी सब तो फिट है। चलिए साहब देखें इससे कैसे क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं। एक्सेप्ट दैट, एक ही जो है ना उसकी नाखूबी है, ऐसा कह दें, खूबी नहीं है, बाकी तो वो ठीक है, अदरवाइज आ गया ना। अदरवाइज आने का मीनिंग ये था कि एक्सेप्ट दैट से हो सकता है कि एक शॉर्ट साइटेडनेस की एक्सेप्ट कर लो, यानी कि छोड़ दो, यानी कि उसकी बात को एक्सेप्ट, एक्सेप्ट यानी के अलावा बाकी सब ठीक है, यानी ए से तो सेंटेंस आप शुरू कर ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इफ ही वॉज नॉट, अब एक्चुअली सेंटेंस उल्टा बना रहे हैं। इफ ही वॉज नॉट, अब वॉज नॉट तो कहां से बन जाएगा, सेंटेंस ही नहीं बनेगा, तो बी तो बिल्कुल ही खत्म हो गया क्योंकि ये पास्ट में लेके जा रहा है। सी कह रहा है डिस्पाइट बीइंग शॉर्ट साइटेड, वो ना उल्टा कह रहा है, उसके शॉर्ट साइट होने के बावजूद, अरे आएगा नहीं ना, अदरवाइज लिखा हुआ है, अदरवाइज यानी इसको जोड़ना पड़ेगा, तो के बावजूद तो नहीं बनेगा, यानी केवल ए से सेंटेंस कनेक्ट हो सकता है। ओनली ए कोई ऑप्शन है क्या, जरा चेक करें, पहला ही ऑप्शन है भाई, तो 12 का आंसर हो जाएगा ओनली ए। 13 की बात करते हैं भाई, द थीफ एंटर्ड द रूम, थीफ का मतलब चोर, चोर क्या किए, रूम में घुस गए साहब। ही फाउंड इट एम्प्टी, चोर घुस तो गए लेकिन भैया रूम ही खाली निकला, है ना, तो कैसे पता चला, एंटर करने के बाद ही तो पता चला। तो पहला कह रहा है एंटरिंग द रूम द थीफ फाउंड इट एम्प्टी, बिल्कुल सही है, सब पहले से तो बना सकते हो आप ये कह रहे हो ना, एंटरिंग द रूम, रूम एंटर करते हुए उसको पता चला कि भैया रूम तो खाली है, पहला वाला बिल्कुल ओके है, फर्स्ट क्लास है। सेकंड कह रहा है ऑल्दो द थीफ, हालांकि चोर तो एंटर किया लेकिन रूम पहले से खाली था, ऐसे थोड़ी बनता है, बिल्कुल गलत है। एज सुन एज यानी जैसे ही वो अंदर एंटर किया तो रूम खाली हो गया, ऐसा कैसे बनाओगे आप जरा सोचो। तो सी भी गलत है, बी भी गलत है, केवल ए से ही आंसर आ रहा है, और केवल ए का जो ऑप्शन है वो देखिए वापस से ए ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली ए, क्योंकि सेंटेंस देखो, सेंटेंस पूरा बनना चाहिए तरीके के साथ। मैं फिर बोल रहा हूं आपको, एग्जैक्ट इंग्लिश का सेंटेंस नहीं बना सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आइडिया अगर लग जाएगा ना आपको एक नंबर मिल जाएगा पूरा। चलिए हम लगते हैं आगे। 14 कह रहा है ही सॉ मी ही केम टू मी, उसने मुझे देखा वह मेरे नजदीक आया, यही कहना चाह रहे हो ना कि उसने मुझे देखा और वह आ गया, खत्म बात। सिंस, अब सिंस का तो मतलब हो गया कारण, कारण थोड़ी बता रहे चूंकि उसने मुझे देखा इसलिए वो आया, ऐसा नहीं कहना चाह रहा, उसने मुझे देखा और वो मेरे से मिलने आ गया, जैसे ही मुझे देखा मेरे को मिलने आ गया, तो ये तो फिर भी पॉसिबल है, ये कारण और परिणाम वाली बात नहीं है, यानी कि ए तो बिल्कुल नहीं आएगा। एज सुन एज हो सकता है कि जैसे ही उसने मुझे देखा वो मेरे पास आ गया, ये पॉसिबल है, यानी कि 14th का बी तो बिल्कुल संभव है। नो सूनर डिड, देखो नो सूनर से बना रहे, नो सूनर डिड ही सी मी ही केम टू मी, उसने मुझे देखा ही नहीं था कि वो मेरे पास आ गया, यानी बी और सी दोनों ही स्टेटमेंट कनेक्ट कर रहे हैं, दोनों ही सेंटेंस के स्टार्टर बन सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इसको एक सिंगल स्टेटमेंट में, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बी एंड सी हो जाएगा। ये लीजिए साहब, डी फॉर दिल्ली इसका आंसर हो गया। तो ऐसे ही तो बनाना है, और करना क्या है यार, आपको तो बस स्टेटमेंट को चेक करना है कि दोनों कनेक्टिंग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, बस उतना ही तो देखना है। तो दोस्तों इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। दोस्तों एक्चुअली इस चैप्टर में क्वेश्चंस ही हैं और मैं कुछ क्वेश्चंस और करवाऊंगा सो दैट आपको और कॉन्फिडेंस आ जाए। सारे वीडियो, पूरे वीडियो को अच्छे से देखें, एक एक चीज को समझ के देखें, समझें कि मैं कौन सा स्टेटमेंट बता रहा हूं, कैसे सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा हूं, कनेक्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, अगर कोई गलत है तो क्यों गलत है, ये सारी चीजें है ना केवल मात्र वीडियो सोल्यूशन से ही पता चल जाती है। दोस्तों वीडियो सोल्यूशन एक ऐसा इनोवेटिव तरीका है जिसके एक्चुअली माध्यम से, जिसको मीन्स बना के आप अपनी तैयारी को एक एक्स्ट्रा एज दे सकते हैं। बहुत सारी बुक्स आ रही हैं आजकल, पहले भी आती थी, बहुत सालों से चली आ रही हैं, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी को अगर कनेक्ट कर दिया जाए, बुक से ही आपने इंटरनेट को कनेक्ट कर लिया, सिर्फ स्कैन किया, स्कैन करके हम तक पहुंच गए और मैंने आपको कोशिश करी एक एक चीज को समझाने की, और इससे ज्यादा शायद कुछ चाहिए नहीं।
क्योंकि बुक अपने आप में और ज्यादा ऐसे समझ लो कि यूं समझ लो कि बुक कंप्लीट हो गई है। बुक कंप्लीट इसलिए हो गई क्योंकि आपको हर चीज इंटरैक्टिव मिल गई है। आप बुक को सुन सकते हो। पहले क्या था, बुक पढ़ लिया, बुक को सवाल पूछो, बुक का आंसर देगा। यहां अब बुक एक्सप्लेन करने लग गई और ज्यादा अच्छी तरीके से आज के नए जमाने के अनुसार, राइट। तो यहां पे अब जो है आगे बढ़ना चाहिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 कह रहा था शॉपकीपर्स क्लोज द शॉप। जो दुकानदार हैं उन्होंने दुकानें क्लोज कर दी। पास्ट ना, क्लोज कर दी उन्होंने। क्यों करी? दे फियर्ड आर्सन एंड लूटिंग। आर्सन का मतलब होता है अगजनी, लूटिंग का मतलब है लूटपाट। उन्हें लूटपाट का डर था, उन्हें अगजनी का डर था। अगजनी का मतलब क्या होता है भाई? आग लगने का डर था। कोई मान लो हो सकता है लुटेरे आ जाएं, कुछ आग लगा दें, कुछ लूट के ले जाएं। तो अगजनी और लूटपाट के डर से उन्होंने दुकानें भैया बंद कर दी। सब दुकानदार ने बोला भैया अपने को तो जान प्यारी है, माल प्यारा है, राइट। चलिए साहब, विद द एप्रीहेंशन ऑफ आर्सन। एप्रीहेंशन ऑफ आर्सन का मतलब है ऐसा प्रतीत हो रहा था, लग रहा था कि आगे ऐसा होने वाला है। तो पहले वाले से तो सेंटेंस बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि विद द एप्रीहेंशन ऑफ आर्सन, आर्सन के होने के ऐसा लगने के कारण भैया उन्होंने अपनी अपनी दुकानें बंद कर दी। तो ए तो बिल्कुल ठीक है, ए में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा कह रहा है एप्रीहेंडिंग द क्लोजर। आपने इसको एक्चुअली अंडरस्टैंड किया है, इसको अगर आपने सोचा है। एप्रीहेंशन का मतलब हो गया कि भैया आपने ऐसा अनुमान लगाया। तो अनुमान इसका लगाया है, इसका थोड़ी अनुमान लगाया है। आप क्लोजर को कैसे एप्रीहेंड कर रहे हो, क्लोजर के बारे में कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हो? बिल्कुल गलत हो जाएगा। तीसरा, फियरिंग द आर्सन एंड लूटिंग। यहां तक तो सेंटेंस एकदम बढ़िया है, हो सकता है शुरुआत भी कर सकते हैं कि आर्सन और लूटिंग का डरते हुए बाय द शॉपकीपर। यही तो गलती कर दी। शॉपकीपर के द्वारा थोड़ी ऐसा हुआ है कि वो लूटेंगे, वो आग लगाएंगे। वो कैसे करेंगे? शॉपकीपर, और इसमें बाय नहीं आना चाहिए था, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि सी गलत हो जाता है, बी भी गलत हो जाता है, केवल ए ही रह जाता है। केवल ए का कोई ऑप्शन है क्या? लीजिए साहब, केवल ए, ओनली ए इज राइट। तो दोस्तों यहां पे 15 क्वेश्चंस हमने कर लिए। अब मैं और कुछ 4-5 क्वेश्चन कर लूंगा, लेकिन मुझे इतना सा चाहिए कि एक तो आप प्रैक्टिस करें। जितने क्वेश्चंस मैं एक तो मिस करने वाला हूं वो सारे के सारे प्रैक्टिस करने। उसके अलावा जो मैंने करा दिया है 10-15 दिन के बाद एक बार और रिपीट रिवाइज करना है। और उसके भी अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि आप ऑनलाइन जाएं, इंटरनेट पे जाएं और कुछ क्वेश्चंस और देख लें, सो दैट आपको ये जो चैप्टर है ना ये बहुत अच्छे से हो जाए। बैंकिंग एग्जाम के रीसेंट एग्जाम्स अगर आप उठाएंगे 2-3 वर्षों में, 4 वर्षों में, इस तरह के 5-5 क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। चलिए आगे लिए चलता हूं अगले क्वेश्चन पे। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 आ चुका है और धीरे धीरे हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। दोस्तों ये बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं एक एक जो क्वेश्चन कर रहा हूं ना उसको अच्छे से चेक करें। बहुत 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 ही ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है दोस्तों? जरूरी इसलिए है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप एक्चुअली आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। एक एक क्वेश्चन जो मैंने करवाया है उसको वापस से सॉल्व करिएगा, ये बहुत बहुत जरूरी है। और ये चैप्टर्स है ना आजकल के नए एडिशंस हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने कहा था ना बुक आपके लिए एकदम लेटेस्ट अपडेट है। आपको सिर्फ इतना सा करना है, हर क्वेश्चन को अच्छे से करना है। अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, बस आप उनको समझते चले जाइए। और हाँ, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना चैनल, दोस्तों ये बहुत गड़बड़ करते हैं यार आप लोग। बहुत अच्छे वीडियो लगते हैं आपको, सब कुछ बढ़िया है, आप बार बार आते हैं, आपने बुक भी परचेज कर ली और फिर भी आपने देखिए बुक का पैसा लगा के भी आपने बुक को खरीदा। यहां पैसा नहीं लगा फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया। फ्री है बॉस, कोई पैसा नहीं लगेगा। सब्सक्राइब करिए। आपका प्यारा चैनल एस चांद पब्लिशिंग हाउस का एक एकेडमी चैनल है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में। यू आर सिंसियर यू कैन सक्सीड। तुम सिंसियर हो, तुम बहुत ही सिंसियर हो का मतलब गंभीर हो चीजों को लेकर। यू कैन सक्सीड, तुम तो बिल्कुल जीत सकते हो। तुम सिंसियर हो इसी के लिए तुम जीत सकते हो, अगर नहीं होंगे तो नहीं जीतोगे। सिंपल है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस बार देखते हैं। अनलेस, अगर नहीं, उल्टा कर दिया ना, मैंने कहा था आपको उल्टा भी कर सकते हैं।
अनलेस यू आर सिंसियर यू कैन नॉट सक्सीड। उल्टा कर दो ना, दोनों जगह नॉट लगा दो। भाई मेरे को कहा था सेंटेंस का कनेक्शन होना चाहिए, मुझे कहा था मीनिंग सेम होना चाहिए, मीनिंग वही कन्वे होना चाहिए, तो वही तो मीनिंग कन्वे हो रहा है। यहां अगर नॉट लगाऊंगा तो वहां नॉट लगाऊंगा, यहां पॉजिटिव रखूंगा तो वहां पॉजिटिव रखूंगा। अनलेस यू आर सिंसियर, अगर जब तुम सिंसियर नहीं होगे, यू कैन नॉट सक्सीड, तुम जीत नहीं सकते। यानी 16 का ए तो डेफिनेटली राइट है। सेकंड कह रहा है बी, ये कह रहा है बी सिंसियर एंड यू कैन विन। सिंपल सी बात कह रहा है, सिंसियर बन जाओ जीत जाओगे, हर चीज ऐसा पॉसिबल है, यानी सेकंड भी राइट। तीसरा कह रहा है शुड यू बी सिंसियर यू कैन विन। यस, तो मुझे लग रहा है तीनों से ही सेंटेंस बन रहे हैं, सेंटेंस का मीनिंग सेम रह रहा है और तीनों ही करेक्ट, तीनों ही कनेक्टर्स करेक्ट हैं। तो देखें जरा इसका आंसर क्या होगा। ये लीजिए ए बी एंड सी, ऑप्शन भी गिवन है हमारा। कितना अच्छा लगता है ना कि आपने जो सोचा और वो एक अपने ऑप्शन में मिल गया, दैट्स इट। ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देने वाली चीजें हैं, इसीलिए बार बार कह रहा हूं प्रैक्टिस कर लो भाई। आगे चलते हैं दोस्तों 16 के बाद। 17 कह रहा है ही मेड अ प्रॉमिस, उसने प्रॉमिस किया, ही केप्ट इट, और वो उसने रखा भी, यानी उसने प्रॉमिस भी किया उसने रखा भी। तो इसको कैसे सेंटेंस, प्रॉमिस रखा का मतलब है वादा न तोड़ वाला, वादा नहीं तोड़ा, उसने एक वादा किया, उसने एक कसम खाई और उसने उस वादे को निभाया। चलिए साहब, मेकिंग, वो कह रहा है मेकिंग अ प्रॉमिस ही केप्ट इट, यानी उसने प्रॉमिस किया और उसने उसे रखा भी, बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ही नॉट ओनली मेड अ प्रॉमिस बट ऑल्सो केप्ट इट, तो सेकंड भी बन सकता है कि भैया उसने न केवल वादा किया परंतु उसे रखा भी। तो ए और बी तो कनेक्ट हो रहे हैं, सी हो रहा है कि नहीं हो रहा जरा चेक करेंगे। सी कह रहा है बिसाइड्स मेकिंग, ये करने के साथ साथ उन्हें ये किया। दोस्तों ये कभी भी इस तरह के स्टेटमेंट में नहीं लगाएंगे। दो अलग अलग टाइप के कार्य होते ना, दो अलग अलग टाइप के कार्य, तो हम शायद सी का प्रयोग करते। अभी तो ए एंड बी देखेंगे, ए एंड बी का मतलब है ऑप्शन नंबर बी। और इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है, ये बिसाइड्स वाला जो है ना, इससे पहले भी 2-3 बार आया था कारण परिणाम के या इस तरह के स्टेटमेंट में, जहां सेम बात कह रहा है वो उसी को आगे कनेक्ट कर रहा है, वहां बिसाइड्स नहीं लगाएंगे, राइट। चलिए, द वॉचमैन वेव्ड हिज केन, CANE, केन, केन क्या होती है भाई? केन होती है उसकी लठ, लठ देखिए ना, डंडा। तो ये कहना चाह रहा है कि वॉचमैन जो है ना, उसने अपना डंडा घुमाया, वेव किया, वेव यानी घुमाना, उसने अपना डंडा घुमाया, वॉचमैन यानी चौकीदार ने। फिर क्या हुआ? इन द निक ऑफ टाइम, दोस्तों यहां एक इडियम आया है इन द निक ऑफ टाइम, यानी तुरंत ही क्या हो गया? इन द निक ऑफ टाइम द बार्किंग डॉग रैन अवे, भैया जो भौंकने वाला कुत्ता था वो भाग गया। अरे भैया डंडा घुमाओगे तो भले भले दौड़ जाएंगे, ये तो कुत्ता ही है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है एज सुन एज द बार्क, अरे एज सुन एज के साथ तो सेंटेंस शुरू कर सकते थे, एज सुन एज से सेंटेंस शुरू हो सकता था, लेकिन एज सुन एज इधर आना चाहिए था कि उधर। ये जरा सोचो, जैसे ही उसने वेव किया अपना डंडा, भैया वो भाग गया। एज सुन एज द बार्किंग डॉग कहां से आ गया बताओ? सेंटेंस 20 पीछे वाले से पार्ट से कैसे शुरू करोगे? यानी ए में तो अपने गड़बड़ कर दी भाई। बी को चेक करते हैं, क्या पता उससे सही बन जाए। हार्डली वॉज द वॉचमैन, दोस्तों ये हार्डली से सेंटेंस शुरू हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हार्डली से सेंटेंस शुरू हो सकता था, लेकिन वॉज नहीं आ सकता था। सेंटेंस बन सकता था हार्डली डिड द वॉचमैन वेव हिज केन, हैड द वॉचमैन वेव्ड हिज केन, यानी कि वॉज से सेंटेंस शुरू नहीं कर सकते। बस यही आपको ध्यान रखना है, बाकी सब ठीक है। हार्डली से सेंटेंस शुरू हो सकता है, वॉचमैन वाले पार्ट में ही हार्डली आएगा, वो सब ठीक है, लेकिन ग्रामेटिकली भी तो सही होना चाहिए। वॉज से कैसे कनेक्ट करोगे? पॉसिबल ही नहीं है। नो सूनर डज द वॉचमैन, दोस्तों डज आ गया यानी प्रेजेंट सिंपल आ गया। फिर वही बात कहूंगा, नो सूनर से सेंटेंस शुरू करने में कोई आपत्ति नहीं है, आप बहुत आराम से नो सूनर से सेंटेंस शुरू कर सकते हैं। लेकिन पंगा क्या है? लेकिन पंगा ये है कि आप डज नहीं लगा सकते। अरे ये जो कार्य है ये भी पास्ट का है, ये जो कार्य है ये भी पास्ट का है, तो भैया प्रेजेंट कैसे चलेगा? हाँ, अगर यहां पे हैड द वॉचमैन लिखा होता
डिड द वॉचमैन लिखा होता, मुझे कोई आपत्ति नहीं होती, आंखें बंद करता, इस पे राइट करता और आगे बढ़ता। लेकिन चूंकि यहां डज आ चुका, यहां वॉज आ चुका, यहां बार्किंग आ चुका, तीनों ही गड़बड़ कर गए भाई, तीनों ही आंसर नहीं है। नन ऑफ दीज, इस तरह का कोई ऑप्शन, ये लीजिए साहब ई। तो नन ऑफ द अबव, ए और बी और सी तीनों ही हमारे काम के नहीं है। वो आता ना, तीनों मर गए, तीनों मर गए। क्या ये बात समझ आ रही है? यहां भी तीनों मर गए, जो डर गया वो मर गया। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, मुझे लगता है कि अब बस बहुत होगा, एक आध और क्वेश्चन ये हम कर लें, फिर मैं आपको समझा दूं और आज की क्लास को समाप्त करें। क्योंकि देखिए वैसे ही आपके इस एक्सरसाइज में 24 क्वेश्चंस हैं, मैं करीब करीब 20 तक पहुंच चुका हूं, एक आध कोई मिस किया होगा तो छोड़ देते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि आपको ये बात समझ आई क्या, और वो इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट ये है कि चीजें समझ आ रही हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि हमें समझने के बाद उसको अप्लाई कर पा रहे। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, थ्योरी हमने पढ़ ली लेकिन अप्लाई नहीं कर पा रहे। ये जो चैप्टर है ना, ये एक्चुअली थ्योरी नहीं है, ये ऐसे समझ लीजिए शायद कंजंक्शन से जुड़ता हुआ चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ कंजंक्शन है, ऐसा कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने थ्योरी में कंजंक्शन पढ़ तो लिया, उसके एरर निकालना है, उसका फिलर निकालना है, वहां सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है, वहां तक तो ठीक है। आपको सेंटेंस क्रिएट करना है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बट अच्छा चैप्टर है। मैंने बोल रहा हूं ना, कई सारी जगह पे अगर जो हमने थ्योरी पढ़ी उसको हम अप्लाई कर पा रहे हैं, अगर मुझे सिर्फ इनके मीनिंग मालूम है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर मालूम है, काम बहुत आसान हो जाता है। मैं फिर बात कहूंगा दोस्तों, इस चैप्टर के लिए एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं जरूरी है। अगर आपको 80-90%, 70-80-90% भी अगर स्ट्रक्चर समझ आता है ना, आपका काम बन जाना चाहिए। अल्टीमेट गोल है दोस्तों अपना कंपटीशन को क्लियर करना। डेफिनेटली हमें नॉलेज तो गेन करना ही है, जितना ज्यादा नॉलेज गेन होगा उतना कॉन्फिडेंस होगा, उतना फायदा होगा, ये सब बात समझ आ गई। लेकिन स्टिल द अल्टीमेट गोल इज सिंगल सेम, कि आपको किसी तरीके से नंबर लाने हैं। तो दोस्तों आज के आखिरी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ही इज रिच, ही इज काइंड, वह अमीर है, वह दयालु है। तो अब वैसे आमतौर पे ऐसा होता है, आमतौर पे एक धारणा, अवधारणा बनी हुई है कि अमीर होगा तो फिर वो दयालु नहीं होगा, क्योंकि दयालु रहा होगा तो फिर अमीर बना नहीं होगा। ऐसा कुछ अवधारणा है, सोसाइटी का एक ऐसा सोच है, ठीक है ना, समाज की एक ऐसी सोच है। तो उल्टी चीजें आनी चाहिए, जैसे ऑल्दो, यानी हालांकि वो एक अमीर आदमी है लेकिन फिर भी दयालु तो है यार। वो कुछ भी कर लो यार, उदार मना है, भामाशाह है, पैसा देता रहता है, हालांकि वो है रिच बट फिर भी दयालु है। यानी पहला तो कनेक्ट आ रहा है। सेकंड देखिए बहुत ही शानदार है, रिच एज ही इज काइंड, यानी इससे भी सेंटेंस बन जा रहा है, सेकंड से भी सेंटेंस की कनेक्टिविटी बन रही है। और तीसरा कह रहा है इन स्पाइट ऑफ से, हाँ बीइंग लगा के कर लो, इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच ही इज काइंड, उसके अमीर होने के बावजूद वह दयालु है, काइंड है, ठीक है ना, बेनेवोलेंट कह सकते हैं इसे, ठीक है ना। तो मुझे लगता है तीनों से ही बन गया। तीनों का ऑप्शन दिया है क्या, ये लीजिए साहब, ए बी एंड सी। तो यहां पे समाप्त करते हैं दोस्तों। 4-5 क्वेश्चन तो आप खुद भी करना चाहेंगे, राइट। तो अब यहां पे समाप्त करते हैं आज की वाली क्लास। एक एक चीज को समझाया गया, बताया गया, और आपने कोशिश की हर चीज को ग्रैस्प करने की। सबसे बड़ा एडवांटेज जो इस वीडियो का होता है ना, आपको नहीं समझ में आया, रिवाइंड चले जाओ वापस आ जाओ, रिवाइंड चले जाओ वापस आ जाओ, और इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास किताब भी है। अब इसके दोनों फायदे हैं, देखो, किताब को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए वीडियो भी है और वीडियो को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए किताब भी है। आप में से कुछ लोग होंगे जो सीधा यूट्यूब पे गए होंगे, सर्च किया होगा और मैं आपके सामने प्रकट हो गया हूंगा। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक्चुअली बुक को स्कैन किए होंगे और यहां तक पहुंचे होंगे। दोनों से ही आपका फायदा है। आप इस तरफ से उधर जाइए, उस तरफ से इधर जाइए, अल्टीमेटली आपको एडवांटेज होना चाहिए, बेनिफिट होना चाहिए, और वही आपका ये एस चांद अकेडमी चैनल करता है। तो दोस्तों आज के लिए अलविदा लेते हैं। बने रहिए आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एस चांद अकेडमी के साथ। हाँ, ये जरूर फिर से कहना चाहूंगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर।